जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं मैथ का प्रैक्टिस। और इस प्रैक्टिस में क्या होगा समझ लीजिए। जो आपका ऐप पे टेस्ट सीरीज़ 5 था ना, जो टेस्ट नंबर 5 है, उसी क्वेश्चन का आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं डिटेल में। तो पूरा का पूरा सेशन देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा। देखिए, जो लोग टेस्ट दे रहा है आपके लिए तो ये वीडियो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ जो लोग इनरोल नहीं है, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये वीडियो, क्योंकि हम आपको डिटेल में बताएंगे, क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, तो इसको कंप्लीट देखिएगा और उम्मीद है कि आप लोग वीडियो शेयर मार देंगे, अपने दोस्तों यारों के पास एकदम पहुंचा दीजिएगा। बहुत ही ज़रूरी है इसको हर एक बच्चा के पास पहुंचना। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, ये आपका इन्फॉर्मेशन है, एक सूचना है, ज़रूरी बातें हैं कि जो हम लोगों का ऐप है फोकस स्टडी विद अभी। अब जैसे ही ऐप पे जाएंगे, ऐप आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा, आपको वहाँ पे लिख देना है फोकस स्टडी विद अभी, वहाँ आपको ऐप दिख जाएगा। अब जैसे ही ऐप पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा जो आपके बहुत ही काम आने वाला है। सबसे पहले आपको मैथ्स मिलेगा 299 का, कंप्लीट अर्थमेटिक प्लस एडवांस का ये सेक्शन है। बाइलिंगुअल है, झारखंड में कोई भी एग्जाम होगा सबके लिए रामबाण है, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा सवाल। ठीक है, दूसरा, जैसे ही आप मैथ लेंगे आपको मैथ का टेस्ट सीरीज जिसका प्राइस 75 रुपया है, ये आपको इसी के साथ ही मिल जाएगा। अलग से आपको 75 देने की आवश्यकता नहीं है। जिनको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए वो 75 पे करके टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज में खास क्या है, कंप्लीट टेस्ट सीरीज है, हर संडे को आती है और इसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको दिया जाता है। जैसे कि आज हम लोग 5वां टेस्ट सीरीज का वीडियो सॉल्यूशन देखने वाले हैं और ये आपका प्रैक्टिस भी है। तो भैया जो लोग टेस्ट दिए हैं वो लोग पूरा देखना, जो लोग नहीं दिए हैं वो लोग क्वेश्चन के साथ तुम लोग भी पूरा देखना। ठीक है, कंप्लीट देखना। जनरल साइंस, ये आपका जनरल साइंस 499 वाला है, अभिषेक सर के द्वारा। कंप्लीट साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी आपका सिलेबस है कंप्लीट इसमें करवाया जा रहा है, आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। रीजनिंग @199 का है, 199 में मात्र कंप्लीट रीजनिंग, एकदम टारगेटेड, सारा जितना भी कोर्स है ना एकदम टारगेटेड है। ठीक है, टारगेटेड है, आप जाके एक्सप्लोर करके देख लीजिएगा। और भाई मेरे कंप्यूटर का टेस्ट सीरीज़ जो बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको 1 रुपया देना होगा। ठीक है, तो ये कंप्यूटर का टेस्ट सीरीज है, इस पे आपको 15 से 20 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ठीक है, हर संडे को आता है, बहुत सारा अपलोडेड है, बहुत लोगों ने दिया है। ठीक है, तो आप इसको मत छोड़िएगा। यहाँ से आपका होगा क्या, 20 क्वेश्चन मैथ का, 20 क्वेश्चन रीजनिंग का, 20 क्वेश्चन साइंस का और 20 क्वेश्चन कंप्यूटर का, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा छोटा टारगेट को हम लोग अचीव कर रहे हैं और इसी तरीक़ा से आपका पूरा एग्ज़ाम अचीव होगा। ठीक है, पूरा झारखंड में कोई भी एग्जाम होगा सबके लिए है, सारा का सारा कंटेंट बाइलिंगुअल है, 1 साल का वैलिडिटी यहाँ आपको मिल जाता है। और आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलेंगे। झारखंड के लोग, झारखंड में जितना भी बच्चा है सब तक आप इसका लिंक को पहुँचा दीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और एक एक सवाल को समझिएगा शुरू से लेके आखिरी तक। ठीक है, क्योंकि क्या मालूम सवाल यहीं से भिड़ जाए। ठीक, वो तो भिड़ना तो तय है। ठीक है, सवाल भिड़ना तय है यहाँ से, लेकिन पूरा सेशन देखिएगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, सेशन को भाई शेयर कर देना। ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते दिमाग का दही हो जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ाना नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तो पूरा सेशन को शेयर कर देना। और मेरा एक बात याद रखना, बहुत लोग बोलता है कि सर मोटिवेशन कुछ नहीं होता है। एक बात याद रखना, शरीर टूट जाए तो टूट जाए, लेकिन सपने नहीं टूटने चाहिए। जो भी आपका सपना है उसको टूटना, आप टूटने मत दीजिएगा, क्योंकि सपना जब टूटेगा ना तो बहुत कुछ बिखर जाएगा आपके आसपास, कोई 1 रुपया आपको देने नहीं आएगा। ये बात याद रखिएगा आप। दुनिया हंसेगा, आपके ऊपर हंसेगा तो हंसेगा, आपके पापा मम्मी के ऊपर भी हंसेगा कि बड़ा इनका बच्चा तैयारी कर रहा था, नहीं हुआ नौकरी, 4 साल 5 साल लगा दिया। ठीक है, तो कंप्लीट सेशन देखिएगा, शुरू से लेके आखिरी तक देखिएगा और मेहनत करिए पूरा जम के। ठीक है, ये आपका पहला सवाल है।
टेस्ट में सवाल का ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये पहला सवाल है। ध्यान से देखिए टेस्ट में कैसा कैसा सवाल हम आप लोग को देते हैं, मज़ा आ जाएगा, कंसेप्ट भी बनेगा और समझ में भी आएगा। ठीक है, समझाते हैं विस्तार से। कहता है कि यदि x बराबर 555, y बराबर 556 और z बराबर 557 हो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xyz का मान ज्ञात करिए। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x, y और z का इंडिपेंडेंट वैल्यू दिया हुआ है, सबका अलग अलग मान दिया हुआ है। तो आप कहेंगे सर x का वैल्यू यहाँ रख देंगे, y का वैल्यू यहाँ रख देंगे, z का वैल्यू यहाँ रख देंगे, मतलब x का स्क्वायर 555 का स्क्वायर प्लस 556 का स्क्वायर प्लस 557 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 555 गुना 556 गुना 557 और आंसर बता देंगे। खटिया खड़ा हो जाएगा। इस मेथड से अगर करेंगे खटिया खड़ा हो जाएगा। अलजेब्रा का सवाल है, कुछ बेसिक फॉर्मूला आपको आना चाहिए। क्या आना चाहिए देख लीजिए, आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xyz बराबर होता है हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट के अंदर होता है x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर और फिर ब्रैकेट बंद है। अगर ये चीज़ आपको मालूम है तो सवाल चुटकी में हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xyz बराबर आपको याद रखना है हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला आपको पता है मेरे भाई तो इस सवाल में कुछ बचा ही नहीं। तो कर दीजिए हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो एक्स कितना है 555 और y है 556 और z है 557, तो 500 500 500 1500 और फिर सबसे 50 50 50 ले लो 1650 और फिर 7 और 6 13 और 5 18 1668। तो ये कितना हो गया मेरे भाई 1668 हो गया x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू। इंटू एक ही बार सोल्व करते जाओ, x में y को घटाओ, x में y को घटाएंगे 555 में 556 को घटाएंगे -1 आएगा और -1 का स्क्वायर क्या आएगा सर 1 आएगा प्लस y माइनस जेड, y में z को घटाएंगे 556 में 557 को घटाएंगे एक -1 आएगा, -1 का स्क्वायर 1 आएगा प्लस z माइनस एक्स 557 में 555 घटाएंगे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, यही ना आएगा मेरे भाई। तो ये क्या हो गया 4 और 2 6 हो गया, 4 और 2 6 हो गया। तो इसको हम सीधा क्या लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में 6, 2 से काट दीजिए 3 बार में, मतलब 1668 गुने 3, तो 16 तिया 4800 और 8 तिया 24, लास्ट में 4 आएगा, एक ही ऑप्शन में 4 है 50। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 5004 आपका क्या हो जाएगा सीधा आंसर। दूसरा सवाल देखिए, सवाल का ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सवाल भी आपके सामने है। ठीक है, देखिए इस सवाल को करने में मैक्सिमम लोग मिस्टेक कर देंगे, सब कुछ करके आंसर टिक करने में गलत कर देंगे। कैसे अभी आप समझिएगा। यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 576 है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू 50 दिया है तो a प्लस बी प्लस सी का मान क्या है। यदि a प्लस बी प्लस सी लेस देन 0 है, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 से छोटा है। ठीक है, तो देखिए सीधा फॉर्मूला पे है। क्या आपको ये चीज़ मालूम है सर कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। बोलेंगे सर a स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। बोले सर बिल्कुल मालूम है, क्या है इसमें कोई खास नहीं है, आप कर देंगे आंसर बिल्कुल। तो a प्लस बी प्लस सी का तो वैल्यू पूछा है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 576 दिया है, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू 50 दिया है। 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा और ये आ जाएगा 676। ठीक है, हमें ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू चाहिए। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का वैल्यू 676 है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर इधर रूट लगा देंगे, तो भाई ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस 26 आएगा। रूट अंडर 676 मतलब 26। अब देखिए, सबसे पहला गलती आप करेंगे क्या कि सर ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे चढ़ जाएगा रूट, तो 676 का वैल्यू 26 आएगा और 26 मेरा आंसर हो जाएगा सी नंबर। आप यहाँ ध्यान ही नहीं देंगे कि स्क्वायर हटेगा और रूट चढ़ेगा तो 2 वैल्यू आएगा, एक प्लस का एक माइनस का। ठीक है, और इस सवाल में कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन क्या दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू है ना वो 0 से छोटा है, वो 0 से छोटा है। तो पहला गलती आप कर देंगे यहाँ सिर्फ 26 लिख के। दूसरा गलती आप यहाँ पे समझिए कि a प्लस बी प्लस सी का 2 वैल्यू आएगा, एक प्लस का 26 और एक माइनस का 26 आएगा। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या करना है वो समझिए। सी तो आपका गलत हो जाएगा। आंसर क्या करना है कि a प्लस बी प्लस सी का 2 वैल्यू है, एक 26 है एक माइनस 26 है। कंडीशन दिया है कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 से छोटा है, तो मेरे दोस्त 0 से छोटा कौन है, माइनस का 26 है। इसीलिए इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी माइनस का 26। सवाल आसान था लेकिन आप आंसर टिक करने में गलत कर देते एकदम 100%। ठीक है, आप गलत कर देते हैं, इसीलिए समझिए बारीक चीज़ है ये। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर ये तो हलवा सवाल है। हाँ भाई हलवा सवाल, लेकिन अब आंसर टिक करने में प्रेशर में गलत कर देंगे। ठीक है, ये देखिए इस सवाल को, बैक टू बैक अलजेब्रा से सवाल समझिएगा, वेटेज रहेगा एग्जाम में। ठीक है, कहता है कि यदि x प्लस 2y बराबर 19 है और एक्स क्यू प्लस 8y बराबर 361 है तो एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करिए। आप कहेंगे सर 2 इक्वेशन दिया है, 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन दिया है, तो x और y का किसी का भी वैल्यू पुट करके हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। ठीक है, अगर मुसीबत से बचना है तो क्वेश्चन को एनालाइज करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझना होगा कि ये क्या दिया है और क्या पूछा है। ठीक है भाई, तो x प्लस 2y बराबर 19 दिया है और एक्स क्यू प्लस 8y क्यूब पूछा है। एक्स क्यूब, एक्स का क्यूब किया और 2y का क्यूब क्या होता है, 8y क्यूब। ठीक है, 2 का क्यूब 8, मतलब ये कुछ और नहीं है, a प्लस बी का होल क्यूब पे ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ मालूम है, देखिए समझा दे रहे हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, देखो समझ लो बाबू, आसान चीज़ नहीं है, समझ लो। तो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होता है। बोलेगा हाँ सर, इसी फॉर्मूला पे तो सवाल है, इसी फॉर्मूला पे तो सवाल है। तो जैसे ही x प्लस 2y का क्यूब कर देंगे, मतलब इस इक्वेशन में दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2y का होल क्यूब बराबर 19 का क्यूब। अब आप बोलेंगे सर 19 का क्यूब तो याद नहीं है, हम कितना बार बोले याद करो याद करो। अभी घातांक और करनी में भी हम आपको बोले याद करो याद करो, याद तो आप लोग करते नहीं है, तो कैसे होगा। तो ये a प्लस बी का होल क्यूब देखो तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 2y का क्यूब मतलब 8y क्यूब प्लस क्या होता है 3ab, तो मतलब 3 दूना 6xy हो जाएगा इंटू a प्लस बी मतलब x प्लस 2y हो जाएगा बराबर 19 का क्यूब आपका होता है 68 19 का क्यूब होता है आपका 68 ही होता है ना, 19 का क्यूब, हाँ 68। ठीक है, अब जरा ध्यान दो भैया, इसका वैल्यू आपके पास है, इसका वैल्यू आपके पास है एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब का वैल्यू क्या है 361। ठीक है, प्लस 6xy का वैल्यू निकालना है इंटू एक्स प्लस 2y का वैल्यू क्या दिया है 19 बराबर क्या है 68 और 59 है।
ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, दोनों तरफ 19 है, 361 भी आपका 19 का स्क्वायर है, 19 भी 19 है और इधर 19 का क्यूब है। तो अगर हर टर्म को 19 से भागा दे दे, इसको भी, इसको भी, इसको भी, तो 361 को 19 से भागा देंगे, 19 बचेगा। यहाँ पे 6xy 19 से 19 कट जाएगा और 19 का क्यूब को 19 से भागा देंगे तो 19 का स्क्वायर बचेगा और 19 का स्क्वायर कितना, 361 होता है। अब देखो xy का ही तो वैल्यू चाहिए मेरे भाई, तो 361 में 19 जाएगा तो कितना, 342 बचेगा। 342 बराबर 6xy बचेगा। अब xy का वैल्यू चाहिए तो x से इसको काटेंगे, 6 पच्चे 30, 6 सत्ते 42, xy का वैल्यू कितना, 57, 57 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल को भाई तरीका आएगा तब ना, आपको इसके पीछे का फॉर्मूला पता ही नहीं रहेगा तो कहाँ से बनाएंगे, मुंह देखते रहेंगे वहाँ। तो इस सब देखिए, ये सब याद होना चाहिए आपको, तब सवाल को तोड़ने में मज़ा आएगा, नहीं तो लगे रहेंगे। एक तो एग्जाम का प्रेशर अलग से, वहीं पे गलती होता है ना, उस गलती से बचना है आपको, ठीक है। और अभी सीखना होगा, एग्जाम के बाद आप सीखने नहीं आएंगे, अभी सीख लीजिए सब कुछ। देखिए सवाल को, ट्रिगो से सवाल है और इसमें लगेगा पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन सावधानी से लगाना पड़ेगा। कैलकुलेशन भी जल्दी करना है, आंसर भी समय के अंदर देना है, ठीक है। कहता है कि ट्रेंगल ABC में एंगल A बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 20 सेंटीमीटर और BC बराबर 29 सेंटीमीटर है, तो साइन B माइनस कॉट C का वैल्यू क्या होगा। साइन B माइनस कॉट C का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है, समझदारी होना चाहिए, हाइट एंड डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम का नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। देखो भाई, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, बना देते हैं गुरुदेव। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है और समकोण है। कहता है कि एंगल A बराबर 90 डिग्री है, तो हम इसको माने कोण A, यही हमारा 90 डिग्री है, इसको B माने और इसको C माने, ठीक है। यहाँ पे हमारा कितना है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनता है। और जहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है वहाँ दो भुजाएं एक दूसरे पर लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है। AC परपेंडिकुलर टू BA, ये भी बात सही है, और BA परपेंडिकुलर टू AC, ये भी बात सही है, दोनों एक दूसरे पे लंबवत मिलती है, ठीक है। तो कहता है कि AB 20 है, A से B कितना है, 20 है, और BC, देखिए BC क्या है, कर्ण है, हाइपोटेनस है, BC 29 है। तो AC निकालना होगा तो पाइथागोरस थ्योरम आपको मालूम होगा, तो आपको ये चीज़ मालूम होगा कि 20, 21 और 29 आपका क्या है, ट्रिपलेट है, मतलब AC मेरा क्या हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। तीनों साइड मालूम हो गया। कहता है साइन B, मेरे भाई साइन, कहता है साइन B, यहाँ से देखिए साइन B, तो आपको देखना आता है ना, जहाँ से देखेंगे उसके सामने वाला भुजा जो होता है लंब होता है। और देखिए हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता है, ये अपने जगह पे स्थिर रहता है। अगर यहाँ से हम एंगल B से देख रहे हैं तो AC मेरा क्या हो गया, लंब हो गया, और BA मेरा क्या बना, आधार बना। तो साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, P/H। तो जब साइन B यहाँ से देख रहे हैं तो AC मेरा बना परपेंडिकुलर, मतलब 21/29 माइनस कॉट C। अब की बार कह रहा है कि कोट को यहाँ से देखिए, तो कोट का रेशियो क्या होता है, B/P, B/P। B हमारा क्या है, 21, B हमारा क्या है, 21, और P हमारा क्या है, 20 है, क्या है हमारा, 20 है। इसी को तो सॉल्व करना है, ये साइन B का वैल्यू, ये कॉट C का वैल्यू, कर दीजिए सॉल्व। मेरे दोस्त 29 और 20 का एलसीएम कितना, तो सर 29 दूना 58, 580, 580 एलसीएम होगा, 580 एलसीएम होगा। ऑप्शन को जरा ध्यान से देखो, किसका एलसीएम 580 है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। सिर्फ एक ही ऑप्शन का एलसीएम 580 है, तो ऑप्शन पे भी नज़र रखेंगे तब ना मज़ा आएगा। अब ऑप्शन पे आप नज़र रखेंगे नहीं, ध्यान रहेगा यहाँ वहाँ, तो कैसे मज़ा आएगा। तो भैया आंसर तो इसका हम ठोक दिए, -189/580। अब कर देते हैं सॉल्व। तो देखो मेरे दोस्त, देख लो 29 और 20 का एलसीएम 580, ठीक है। 29 से इसको भागा देंगे, 20 बार में जाएगा, 20 गुना 21, 21 दूना 42, 420,
माइनस 20 से 580 में भागा देंगे 29 बार में जाएगा, और 29 गुना 21 तो 29 एकम 29 का 9, और 29 दूना 58 और 2 60, 609। अब 420 में 609 जाएगा तो आंसर तो माइनस में ही आएगा। तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, माइनस का 189/580 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जानोगे तब ना भाई, बेसिक सीख लो, मौका है अभी। ये कितना बेसिक सवाल आपको टेस्ट में दिया जाता है। कहता है कि समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा क्या है। और एक बात सुन लीजिए कि इसका पीडीएफ आपको ना टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेस्ट का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो भाई समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा क्या है। धुरंधर लोग देखेगा और ऐसे ठोक देगा कि 20 सेंटीमीटर है समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा। समचतुर्भुज का चारों भुजा बराबर होता है, और इसका प्रत्येक भुजाओं के वर्गों का योग मतलब चारों भुजा का स्क्वायर किया, सबको जोड़ा, और तब उसको 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला। तो पूछा है एक भुजा कितना है, धुरंधर लोग बोलेगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर। कैसे, समझ लीजिए। तो ये मेरा समचतुर्भुज है, चारों भुजा बराबर है, ए है, ए है, ए है, ए है, ठीक है। अब सबका स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया, 4a स्क्वायर। और 4a स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है, 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 से काट दीजिए, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ए बराबर 20 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा भाई, ए बराबर 20 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा। एकदम कितना बेसिक सवाल है, आपको ये चीज़ आना चाहिए, ठीक है। ऑनर का फेवरेट सवाल, कोई ऐसा एग्जाम ना हो जिसमें ये सवाल आया ना हो। अगर वहाँ पे मैथ है और उसमें जो है एरिया वॉल्यूम से सवाल पूछा जाता है, तो कोई ऐसा एग्जाम ना हो जहाँ पे ये सवाल आपको दिखेगा नहीं। कहता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है और प्रत्येक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलों में ढाला जाता है, तो ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं। एक बड़ा गोला है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, उसको पिघला के छोटा छोटा गोला बनाते हैं, और जो छोटा छोटा गोला है ना, उस गोला में प्रत्येक गोला का जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ऐसा कितना छोटा छोटा गोला बनाएंगे। तो भाई एक बात बताओ, बड़ा वाला गोला का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम से छोटा छोटा गोला बनेगा सब मिला के, नहीं। अगर हम छोटा छोटा एक्स गोला बना लें तो एक्स गोला का आयतन बराबर बड़ा वाला गोला का आयतन हो जाएगा। कहानी खत्म, कहानी खत्म। और जो कटेगा उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 पाई इधर भी, 4/3 पाई उधर भी कैंसल आउट हो जाएगा। आर क्यू और आर क्यू दोनों तरफ बचेगा। तो एक आर क्यू में 10 का क्यूब 1000 और एक आर क्यू में 2 का क्यूब 8। तो 1000 को 8 से भागा देंगे तो 125, मतलब 125 गोला बनाया जा सकता है। ऐसे धुरंधर लोग ठोक देगा आंसर, क्योंकि उसको पता है कि कैलकुलेशन ना बिल्कुल उसको दिखता है, आपको भी दिखना चाहिए, ठीक है। तो हम जो बोले उसी बात को लिखते हैं। देखो भाई, तो बड़ा वाला गोला का वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई आर क्यू। तो आर का वैल्यू कितना, 10, 10 गुना 10 गुना 10, ठीक है। और इसी गोला को पिघला के, मतलब आयतन से ही तो खेला हो रहा है ना, एक्स गोला बनाया जाता है, और एक गोला का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई इंटू आर क्यू, मतलब 2 गुना 2 गुना 2, यही ना होगा। देखो तो 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो गया, क्या बचा, 10 गुना 10 गुना 10 बराबर इधर x गुना 2 गुना 2 गुना 2। हम x गोला बना सकते हैं छोटा छोटा। तो 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, तो 5 गुना 5 गुना 5, x का वैल्यू कितना, 125 छोटा छोटा गोला बना सकते हैं। यही बात हम आपको बोल रहे थे, भरभली हम आपको यही बात बोल रहे थे। तो ये बात आप ऐसे तब बोल पाइएगा जब बेसिक मजबूत रहेगा आपका, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया। सवाल को देखिए, अगर सवाल को समझते हैं तो सवाल कुछ ही सेकंड में हो जाएगा, और अगर नहीं समझते हैं तो मिनट में समय लगेगा, ठीक है। देखिए समझाते हैं आपको। क्या दिया हुआ है,
दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाओं के बीच का अंतर 17 सेंटीमीटर है। दो साइड जहाँ पे परपेंडिकुलर बनता है, एक साइड ऐसे एक साइड ऐसे, जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, उन भुजाओं का लेंथ का अंतर 17 सेंटीमीटर दिया है, 17 सेंटीमीटर। और इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर दिया है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? सवाल छोटा सा है, लेकिन अगर बेसिक से जाएंगे तो इसका कैलकुलेशन लंबा होगा। तो भाई एक बात बताओ, एक ऐसे समकोण त्रिभुज है, एक ऐसे मेरा समकोण त्रिभुज है और यहाँ पे दो साइड एक दूसरे पे लंबवत हैं, दो साइड एक दूसरे पे लंबवत हैं, और ये वाला साइड और ये वाला साइड का जो अंतर है वो 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो दिया हुआ है आपका 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा मेरे भाई? परिमाप क्या होगा? तो ये A है, ये साइड B है और ये साइड C है। A B का अंतर दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। ऊंचाई मतलब क्या? परपेंडिकुलर, जो साइड लंब होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बराबर कितना दिया है? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम यहाँ से B और H का मल्टीप्लाई देख लें तो 84 दूना 168 सेंटीमीटर होता है, और मतलब A और B का मल्टीप्लाई क्या दिया हुआ है? 168, और A माइनस B क्या दिया हुआ है? 17। अगर A और B का अलग अलग वैल्यू निकालना है तो इसका फॉर्मूला लगाना होगा, A माइनस B का होल स्क्वायर वाला एक बार लगाना होगा, और एक बार A प्लस B का होल स्क्वायर वाला लगाना होगा, तब A और B का अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको ट्रिपलेट का जानकारी है, अगर आपको ट्रिपलेट याद है, जितना हम आपको बताए हैं ना ट्रिगो में ट्रिपलेट, वहीं से है सारा का सारा सवाल। ठीक है, तो अगर आपको ट्रिपलेट मालूम है कि मेरे भाई 68 को हम क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे सर 7 गुना 24 लिख सकते हैं, 24 सत्ते 168 होता है। आप कहेंगे सर आप 7 और 24 को ही क्यों चुने? क्योंकि 7 24 25, 7 24 25 हमारा क्या है? ट्रिपलेट है। 7 24 25 हमारा क्या है? ट्रिपलेट है, और 24 सत्ते 168, मतलब लंब और आधार का जो गुणनफल है वो 168 है। तो भैया A बराबर 7 रखते हैं, B बराबर 24 रखते हैं। अब आप इसका एरिया निकाल के देख लीजिए, B बराबर 24 रखिए, A बराबर 7 रखिए, 2 को 24 से भागा देंगे, 12, 12 सत्ते 84 सेट कर गया। मतलब ये C हमारा कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। हमसे पूछा है इसका परिमाप, तो 24 और 25 49, 49 और 7 56, किधर है? 56, 56 सेंटीमीटर क्या होगा? इस समकोण त्रिभुज का परिमाप होगा। हम आपको क्या बोले कि जानकारी रहेगा हर तरफ से तो सवाल टूट जाएगा, नहीं तो पूरा बेसिक में जाएगा, ये लंबा चौड़ा बनेगा। ठीक है, इस सवाल को देखिए, विद्वान लोग इसमें फंसेंगे क्योंकि सवाल थोड़ा टेक्निकल है। कहता है कि एक त्रिभुज का आधार एक वर्ग के परिमाप है जिसका विकर्ण 7√2 सेंटीमीटर है। कहाँ गया मेरा लाल मार्कर? कहाँ गया जी लाल मार्कर? ठीक है, एक त्रिभुज का आधार एक वर्ग के परिमाप है जिसका विकर्ण 7√2 सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 169 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। आपको यहाँ सवाल में कॉन्ट्राडिक्शन दिखेगा। एक वर्ग के बारे में बात किया है पहला लाइन में जिसका विकर्ण 7√2 सेंटीमीटर है। आप पहले समझ लीजिए कि इस सवाल में दिक्कत क्या हो सकता है। तो ये हमारा एक वर्ग है, इसका विकर्ण है 7√2 सेंटीमीटर। तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? √2a बराबर कितना है? 7√2, √2 कट गया, a बराबर कितना? 7। A मतलब क्या? प्रत्येक भुजा 7 7। अगर प्रत्येक भुजा 7 है तो इसका परिमाप कितना होगा? 7 चौके 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे जाके बात किया है कि और इसकी ऊंचाई वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 169 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब एक बात बताइए, अगर आप इसी वर्ग में फंसे रहेंगे तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 7 सत्ते 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है कि
कि इसकी ऊंचाई वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 169 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब आपको यहाँ समझना है कि ये एक दूसरा वर्ग के बारे में बात कर रहा है, इस वर्ग के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये एक दूसरा वर्ग के बारे में बात कर रहा है जो बड़ा वाला वर्ग है और इसका क्षेत्रफल 169 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब इसका प्रत्येक भुजा 13-13 सेंटीमीटर है, 13-13 सेंटीमीटर है और जितना इसका भुजा है उतना ही त्रिभुज का ऊंचाई है। बात समझे? तो यहाँ मामला फंस सकता है। सवाल में ये चीज़ नहीं लिखा है, ना हिंदी में लिखा है ना इंग्लिश वाला में लिखा है, टेक्निकल सवाल है, फंसने से बचिए। ठीक है, अब इसको बनाते हैं, समझा दिए आपको। अब देखो, एक यहाँ पे दो अलग अलग वर्ग के बारे में बात किया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, आधार गुना ऊंचाई, हाफ इंटू। अब पहले आधार निकालते हैं। एक त्रिभुज का आधार एक वर्ग के परिमाप है जिसका विकर्ण 7√2 सेंटीमीटर है। अगर कोई वर्ग का विकर्ण 7√2 सेंटीमीटर है, मतलब √2a बराबर 7√2, √2 कट गया, √2 a बराबर क्या बचा? 7। अगर वर्ग का एक भुजा 7 सेंटीमीटर है तो इसका चारों भुजा का जोड़ कितना? परिमाप 7 चौके 28 सेंटीमीटर, और जो 28 सेंटीमीटर है वो त्रिभुज के आधार के बराबर है। बेस कितना मिला? 28 सेंटीमीटर गुना। अब ऊंचाई चाहिए, ऊंचाई के बारे में बोला है कि और इसकी ऊंचाई वर्ग के भुजा के बराबर है, वर्ग के भुजा के बराबर। तो आप कहेंगे सर वर्ग का भुजा तो 7 सेंटीमीटर है, तो 7 यहाँ पे रख देंगे, मामला फंस जाएगा। ठीक है, वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 169 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वर्ग का क्षेत्रफल, स्क्वायर का एरिया 169 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर बराबर 169 है, भुजा मेरा कितना होगा? 13 सेंटीमीटर। मतलब इसका हाइट कितना है? 13 सेंटीमीटर। अब 2 से इसको काट दो मेरे भाई 14 बार में, तो 14 तिया 42, यूनिट डिजिट 2 देखो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 14 तिया 42 का 2, 14 एकम 14 और 4 18, 182 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल। आसान नहीं था, दिमाग घुमा देता आपका। बात समझ में आ रहा है? देखिए इस सवाल को, बहुत बढ़िया सवाल है। एक से एक सवाल आपके लिए हम टेस्ट में हमेशा लाते हैं। ठीक है, तो टेस्ट जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, पूरा आपका क्वालिटी को चेक करता है कि आपके अंदर कितना ज्ञान भरा पड़ा है गणित को लेके। ठीक है, कहता है कि 2 समरूप त्रिभुजों ABC और PQR के परिमाप 156 सेंटीमीटर तथा 46.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि BC बराबर 19.5 सेंटीमीटर और QR बराबर x सेंटीमीटर है तो x का मान ज्ञात करिए। थ्योरम याद रहेगा भाई, तुरंत बन जाएगा। तो 2 त्रिभुज का परिमाप का अनुपात वही होता है जो अनुपात इनके संगत भुजाओं का अनुपात होता है। कहने का मतलब हम कहना क्या चाहते हैं, थ्योरम कहता है कि परिमाप, त्रिभुज लिख के बता देते हैं, ABC का परिमाप। ठीक है, एकदम शुद्ध हिंदी में लिख देते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR का परिमाप। एकदम समझा के लिख देते हैं क्या है, बराबर। तो अगर सबसे ऊपर में क्या है? ट्रायंगल ABC, तो इसका एक भुजा क्या दिया हुआ है? BC बटा नीचे में PQR और इसका एक भुजा QR। जो अनुपात इन त्रिभुजों का परिमाप का होगा वही अनुपात इन दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का होगा। ठीक है, अब ये चीज़ आप समझ गए। याद रहेगा तो बनेगा दादा, नहीं याद रहेगा नहीं बनेगा। साफ कहना, सुखी रहना। ठीक है, अब देखो त्रिभुज ABC का परिमाप क्या है? 156 बटा त्रिभुज PQR का परिमाप 46.8 इक्वल टू BC 19.5 और QR x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, कटम कुटाई कर दीजिए। 156 6 तिहाई 18,
छः 3 × 18, 3 × 5 15 और 1 16, ये 3 बार में कट जाएगा, मतलब 0.3 आएगा। अब 19.5 को 0.3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x बराबर आ जाएगा 5 तिहाई 15, 6 तिहाई 18, 9 तिहाई 27 और 1 28, 3 × 3 और 2 5, 5.85 किधर है भाई, 5.85 सेंटीमीटर जो है QR का लेंथ होगा। सिंपल सवाल था, तरीका मालूम रहेगा बनेगा, नहीं मालूम रहेगा देखते रहिएगा कैसे निकालें सब बताए हैं, ठीक है। देखिए सवाल को, एकदम फेवरेट सवाल है, दिख जाएगा आपको कहीं ना कहीं। कहता है कि 2 पाइप A और B अलग अलग एक टंकी को जो है 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। लाल मार्कर से घेर देते हैं, 60 मिनट में भरेगा A और 75 मिनट में भरेगा B, अकेले, ठीक है। हौज के तल में इसे खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप भी है, ठीक है। मान लेते हैं कि तीसरा पाइप का नाम हम C दे दिए, ठीक है। तीसरा पाइप C है, ठीक है। यदि तीनों पाइप को खोल दिया जाए एक साथ तो टंकी 50 मिनट में पूरा का पूरा भर जाता है। तो कहता है कि तीसरा पाइप अकेले टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। एकदम आसान सवाल है, हलवा सवाल है ना, एकदम बहुआ सवाल है, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो भाई 3 पाइप है, 3 पाइप का इंफॉर्मेशन दिया है, लिख देंगे। तो A के बारे में कहता है कि ये 60 मिनट, B के बारे में कहता है कि ये 75 मिनट, और तीनों पाइप A + B + C कितना में जी 50 मिनट। तो भाई C हमारा खाली करता है तो C को लाल से घेर दिए, ठीक है। C का काम है खाली करना। अब जी टंकी में टोटल कितना यूनिट पानी आएगा ये निकाल लेते हैं। तो भाई मेरे टंकी में पानी आएगा, जो इनका LCM होगा 60 75 50 का LCM कितना, आपका माथा घूमेगा। अब बेसिक मेथड से जाएंगे, आपको जाना नहीं है। सबको कोई कॉमन नंबर से भाग दे दीजिए, तो भैया 5 से सब कट जाएगा। 5 से 12 बार में, 5 से 15 बार में, 5 से 10 बार में, मतलब 12 15 और 10 का LCM कितना होता है, 60 होता है। तो 60 LCM आपका जो है 15 12 और 10 का है। हमें निकालना है 60 75 और 50 का। तो इसको हम 5 से भागा दिए हैं, तो जो LCM 12 15 और 10 का आया उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। कितना आया था 60 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 30, 300 यूनिट मान लेते हैं टंकी में पानी आएगा। अब A जो है 300 यूनिट भरने में कितना समय ले रहा है, 60 मिनट। तो हर मिनट कितना यूनिट पानी डालेगा, तो 300 भागा 60 मतलब 5 यूनिट, ठीक है। B 300 यूनिट पानी डालने में 75 मिनट का समय ले रहा है, 75 × 300 हर मिनट 4 यूनिट। और A B C तीनों मिलकर टंकी में 300 यूनिट पानी डालने में जो है, देखिए हालांकि C खाली कर रहा है लेकिन काम कर रहा है ना भाई, तो 50 मिनट का समय लगता है। तो 50 × 6 यूनिट पर मिनट। अब जरा ध्यान दीजिए मेरे भाई, A हर मिनट कितना पानी डालेगा 5, B हर मिनट कितना डालेगा 4, दोनों मिल के हर मिनट कितना डालेगा 9 यूनिट पानी डालेगा। A और B मिल के हर मिनट 9 यूनिट पानी डालेगा हर मिनट। लेकिन यहाँ देखते हैं A B और C तीनों मिल के 6 यूनिट डाल रहा है। अरे बाबा, A और B मिल के डाल रहा है 9 यूनिट और A B और C मिल के डाल रहा है 6 यूनिट। 3 यूनिट कहाँ गया, तो भैया 3 यूनिट C खाली कर दिया। C खाली करने वाला है ना, इसका मतलब C जो है 3 यूनिट पानी हर मिनट खाली कर दे रहा है। अगर वो 3 यूनिट पानी हर मिनट खाली कर रहा है तो C का क्षमता कितना हो गया 3 यूनिट, ठीक है 3 यूनिट। और C का क्षमता को घटाना होगा क्योंकि C खाली करता है, ठीक है। तो C का क्षमता 3 यूनिट हर मिनट, तो कितना खाली करना है 300 यूनिट भागा 3 बराबर 100 मिनट का समय लगेगा जब तीसरा पाइप जो C है पूरा भरा हुआ टंकी को खाली कर देगा। मामला समझ में, एकदम आसान बात है, समझिएगा ठीक से, मजाक में मत लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो ज़िंदगी मजाक बन जाएगा। और एक बार ज़िंदगी मजाक बन जाएगा तो जन्नत जहन्नुम में बदल जाएगा। ये बात ध्यान रखना मेरा, ठीक। सवाल को कहता है कि
x आधे काम को 20 दिनों में तथा y उसी काम का 5वां हिस्सा 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है भैया, x ने काम शुरू किया और 8 दिनों बाद काम छोड़ दिया, ये भी ठीक है दादा। फिर शेष कार्य को पूरा करने में y आया। ठीक है दादा, कार्य को पूरा करने में उनके द्वारा लिए गए कुल दिनों की संख्या, मतलब काम को खत्म होने में टोटल कितना दिन लगा भाई। तो सबसे पहले ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि x अकेले कितना दिन में, y अकेले कितना दिन में। तो ये चीज़ तो हम लोग निकाल सकते हैं दादा। कैसे निकालेंगे, देखो मेरे भाई, तो x के बारे में जानकारी दिया है कि x आधा काम को 20 दिन में। मेरे भाई अगर आधा काम को 20 दिन में तो पूरा काम को 40 दिन में कर देगा। ठीक है, y के बारे में जानकारी दिया है कि y उसी काम का 5वां हिस्सा 10 दिन में। अगर 1/5 हिस्सा काम करता है 10 दिन में तो पूरा काम 10 × 5 = 50 दिन में करेगा y। अब x और y का टोटल डेज निकल के आ गया। तो 40 और 50 का एलसीएम कितना होगा मेरे भाई, कितना होगा? तो 4 और 5 का एलसीएम ले लो, 4 और 5 का एलसीएम 20, मतलब 40 और 50 का एलसीएम कितना, 200। कितना, 200। तो x 40 दिन में 200 यूनिट काम करता है, तो हर दिन कितना काम कर लेगा भाई, 4 × 5 = 5 यूनिट हर दिन काम कर लेगा। y जो है 50 दिन में 200 यूनिट काम करता है, तो हर दिन कितना काम कर लेगा, तो जी 4 यूनिट काम कर लेगा। ठीक है, अब कहता है x ने काम शुरू किया और 8 दिन बाद काम छोड़ दिया, मतलब x 8 दिन काम किया। तो x हर दिन कितना काम करता है मेरे भाई, 5 काम करता है, तो 8 दिन में 8 × 5 = 40 काम कर दिया। 200 में से 40 काम कर दिया, कितना काम बच गया मेरे भाई, तो 200 में से 40 गया तो 160 काम बच गया। अब 160 काम करेगा कौन, y करेगा। और y हर दिन कितना यूनिट काम कर सकता है, 4 यूनिट काम कर सकता है। तो y अगर हर दिन 4 यूनिट काम कर सकता है तो y 160 यूनिट काम करने में 160/4 मतलब 40 दिन लेगा। 40 दिन लेगा तो y 40 दिन में काम को ख़त्म कर लेगा। पूछा है कि काम कितना दिन में, टोटल काम को करने में टोटल कितना दिन लगा। तो देखिए ऑप्शन में 40 भी है, ऐसा ना हो कि आप आंसर ठोक दे 40, गलत हो जाएगा। टोटल डेज पूछा है, तो 40 दिन y काम किया और 8 दिन x काम किया, टोटल 48 दिन में काम खत्म हुआ। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हुआ। ठीक है, बात आपको समझ में आया दादा? एकदम आसान सवाल है मेरे भाई, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, सवाल को देखिए, लगाइए बढ़िया से और वीडियो को शेयर करते जाना भाई। ठीक है, एक एक सवाल बता रहे हैं, टेस्ट का सवाल है, सब बढ़िया सवाल है। लेवल का सवाल लगाने से फ़ायदा यही होता है कि एग्जाम में सवाल को आप तोड़ सकते हैं आसानी से। ठीक है, कहता है कि A किसी कार्य का 60% भाग 18 दिनों में तथा B उसी कार्य का 40% भाग 10 दिनों में कर सकता है। ठीक है दादा, दोनों एक साथ 10 दिनों के लिए कार्य करते हैं, 10 दिनों के लिए कार्य करते हैं। C शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है, उसी कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो अगर 60% भाग 18 दिन में करता है तो पूरा 100% भाग कितना दिन में करेगा। 60% मतलब 3/5, 3/5 = 18, तो पूरा 5 = 3 × 6 = 18, 6 × 5 = 30 दिन लगाएगा A। और B उसी कार्य का 40% भाग 10 दिन में, 40% भाग मतलब 2/5, और 2/5 का वैल्यू 10 है, तो पूरा 5 का वैल्यू 10 × 5 = 2 × 5 = 10, 5 × 5 = 25 दिन लगाएगा। समझ में आया ना भाई, बेसिक है। ठीक है, तो हम यहाँ से निकाल लिए कि A जो है पूरा कार्य को कर लेगा 3/5 ना, 30 दिन में, और B जो है पूरा काम को कर देगा 25 दिन में। ठीक है, ये दिया गया है। और कहता है कि ये लोग 10 ही दिन तक काम किया और 10 दिन बाद काम छोड़ के भाग गया, और जो बाकी काम बचा उसको करने C आया और 4 दिन में काम को कंप्लीट करके चल गया। तो C पूरा काम को अकेले कितना दिन में करता है, ये पूछा है। ठीक है, अब देखो 30 और 25 का एलसीएम कितना, 30 × 5 = 150, 25 × 6 = 150 ले लें, एलसीएम मेरा 150, टोटल काम कितना, 150। तो 30 × 5 = 150, हर दिन 5 यूनिट काम,
25 छक्के 150, बी हर दिन 6 यूनिट काम। ठीक है, अब दोनों मिल के काम किया तो 6 और 5 11 काम हर दिन होगा, 11 काम हर दिन होगा और 10 दिन तक काम किया है, 11 दहा के 110 यूनिट काम करके गया है। तो 150 यूनिट टोटल काम था, 110 यूनिट काम कर दिया, कितना काम बच गया सर? 40 यूनिट काम बच गया। और इसी 40 यूनिट काम को सी पूरा किया है 4 दिन में। 4 दिन में 40 यूनिट, तो हर दिन कितना यूनिट? 40 भागा 4, 10 यूनिट काम करता है सी हर दिन। तो सी का इफिशियंसी कितना? 10 यूनिट पर डे काम कर सकता है। अगर सी पूरा 150 यूनिट करना चाहे, पूरा 150 यूनिट करना चाहे तो 150 बटा 10 मतलब 15 दिन का समय लेगा। किधर है बाबा 15? ए ऑप्शन आपका क्या है? आंसर है। बात समझ में आया? एकदम आसान सवाल है, देखिए एकदम मैजिक क्वेश्चन है, मस्त सवाल है। कहता है कि वरुण और मधुर ने विभिन्न योजनाओं में रुपया 25,000 प्रत्येक का निवेश किया। वरुण भी 25,000 और मधुर भी 25,000। वरुण ने 11% की दर से साधारण ब्याज लिया। वरुण जो है सिंपल इंटरेस्ट पे 11% चार्ज किया, ठीक है। और जबकि मधुर ने चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% चार्ज किया, ठीक है, प्रति वर्ष। 2 वर्ष बाद किसे अधिक ब्याज मिला और कितना मिला? 2 साल तक इनका पैसा रहा। वरुण 11% के रेट से सिंपल इंटरेस्ट लिया और मधुर जो है 10% की रेट से जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लिया। तो अगर आपको सिंपल और कंपाउंड का नॉलेज है, ठीक है, तो वरुण 11% की दर से चार्ज किया तो 2 साल में ये लेगा 22%, ठीक है, 22% लेगा, समझिएगा। और मधुर 2 साल में, पहला साल 10%, दूसरा साल भी 10%, 20%, लेकिन दूसरा साल पहला साल का 10%, मतलब वो 21% लेगा टोटल। तो भाई ज़्यादा इंटरेस्ट तो मिलेगा वरुण को, क्योंकि इसका ले रहा है, ये ले रहा है 22% और वो उसको 2 साल में 21% मिल रहा है। बात समझे? तो ज़्यादा पैसा, ज़्यादा ब्याज मिलेगा वरुण को। तो वरुण को जब ज़्यादा ब्याज मिलेगा तो पहला बात कि मधुर वाला ऑप्शन तो मेरा उड़ जाएगा, वरुण को ही ज़्यादा मिलेगा। अब ये देखना है कि कितना ज़्यादा मिला, 250 ज़्यादा मिला कि 500 ज़्यादा मिला। सिंपल सा सवाल बन गया है मेरे भाई। तो देखिए, अगर हम सीधा 25,000 का 22% निकाल लें वरुण के लिए, वरुण के लिए सीधा हम 25,000 का 22% निकाल लें तो ये हो जाएगा आपका 22%, तो 25 दूना 25, 22%, तो 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 5 55, ये हो जाएगा 5500 रुपया। वरुण को 2 साल में 5500 रुपया मिलेगा। अब मधुर को कितना मिलेगा? 25,000 पर 10% के हिसाब से। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का सीधा तरीका आपको बता देते हैं। 10% मिलेगा तो 25,000 का 10% कितना? 2500। और ये 2500 दूसरा साल भी मिलेगा, लेकिन दूसरा साल पिछले साल के ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, जो कि 2500 का 2.5% होगा। तो मधुर को टोटल कितना मिला? 2500, 2500, 500 और 250, 5250। मधुर को मिला 5250 रुपया। तो वरुण को मिला 5500, मधुर को मिला 5250, वरुण को 250 रुपया ज़्यादा मिला। कहानी खत्म, पैसा हजम, है कि नहीं? कहानी खत्म। वरुण को मिला 5500 और मधुर को मिला 5250 रुपया, ठीक है। तो 250 रुपया वरुण को ज़्यादा मिला मधुर से। देखिए, इन सवालों से भिड़िए, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। कहता है कि यदि एक 9 अंकों की संख्या है जो है 489x6378y है और यह संख्या 72 से विभाज्य है, तो √8x + 6y का वैल्यू कितना होगा? अगर ये संख्या, ध्यान से देखिए, अगर ये संख्या 489x6378y
अगर ये संख्या 72 से डिविजिबल है, डिविजिबिलिटी रूल नंबर सिस्टम में आपको बता रहे हैं हम कि भाई 72 से अगर कोई नंबर डिविजल है तो ये पक्का है कि ये नंबर 8 और 9 दोनों से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 72 का 2 फैक्टर 8 गुना 9 भी है। ठीक है, तो 8 और 9 मतलब ये संख्या 8 से भी भागा जाएगा और 9 से भी भागा जाएगा, दोनों से एक साथ भागा जाएगा। अब देखिए 8 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपको मालूम है। 8 का रूल क्या है कि कोई भी संख्या हो, चाहे बड़ी हो या छोटी हो, आखिरी का 3 अंक अगर 8 से डिविजिबल हो जाए तो वो पूरी की पूरी संख्या 8 से डिविजिबल हो जाएगी। तो ये जो संख्या है इसका आखिरी का 3 अंक क्या है? 78y। 78y अगर ये 8 से डिविजिबल है तो ये पूरा संख्या 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो अगर इसको 8 से भागा करना है तो y का वैल्यू क्या रखेंगे? देखो तो 78 को 8 से भागा देंगे, 8 9 72। देखो 72 तक तो काट देंगे, 72 तक तो हम काट देंगे, 78 में से 72 तक हम काट देंगे। कितना बच जाएगा सर? 6 बच जाएगा और y बच जाएगा। तो y की जगह पे क्या रख दें? कहेंगे सर y की जगह पर 4 रख दीजिए। 6 पर 4 64, 8 8 64, 8 से कट गया। मतलब y का वैल्यू क्या मिला बाबू? y का वैल्यू क्या मिला? किधर लिखें? इधर लिखते हैं y बराबर 4 मिला, y बराबर 4 मिला। अब देखो बात, y का वैल्यू 4 मिला। अब ये जो पूरा संख्या है ना, पूरा संख्या क्या है? 4 8 9 x 6 3 7 8 और y की जगह पर 4 मिला। अब ये संख्या 9 से भी डिविजिबल है, तो अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो उसके अंकों का योग भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए, और होगा ही। तो भैया इसके अंकों का योग को 9 से डिवाइड करो, तो जहाँ सीधा 9 दिखता है काट दो, 6 और 3 9 दिखा, काट दो। उसके बाद आपको क्या क्या दिखा? 8 4 12 और 12 7 19, ये भी काट दो। क्या दिखा? 8 4 12, 12 में हम 9 तक काट दे रहे हैं, कितना बचा? 3, मतलब ये हो गया x + 3। अब x में क्या जोड़ दे? अच्छा 4 बचा ना, कहीं पे मिस्टेक हो गया क्या मेरे दोस्त? कहीं पे मिस्टेक हो गया, रुक जाओ। तो 9 से 6 3 9 गया और ये 9 गया, क्या बचा? 8 और 4 12। अच्छा 7 मेरा छूट गया ना भाई, 7 मेरा है ना। तो आपका हो गया 8 और 4 12, 12 और 7 8 और 4 12, 12 और 7 19, ये भी मेरा कट गया। क्या बचा? 8 और 4 12, 8 और 4 12 बचा ना भाई। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? x + 8 और 4 12। अब मेरे भाई 12 में हम क्या जोड़ दें कि संख्या 9 से डिविजिबल हो जाए, 9 से डिविजिबल हो जाए? तो भाई देखो, अगर भाई 9 से डिविजिबल हो जाना चाहिए तो 9 का टेबल पर 9 दूना 18, मतलब x के जगह पर हम क्या रखेंगे? 6 रख देंगे। x के जगह पर क्या रख देंगे? 6 रख देंगे, तब जाके ये संख्या जो है 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो x बराबर 6 रखिए और y बराबर 4 रखिए। तो 8 छक्के 48 और 6 चौके 24, 48 और 24 x के जगह पर आपको 8 x के जगह पे 4 रखना है ना, x के जगह पर 6 रखना है। तो 6 8 48 प्लस y की जगह पर 4 रखना है, 6 चौके 24। तो 48 और 24 कितना? 2 दे दिए, 72 आया। 72 का तो किसी का स्क्वायर नहीं, कहीं पे मिस्टेक हो गया, हम नंबर गलत लिख दिए क्या? 8489, 1 मिनट, हो सकता है हम नंबर गलत लिख दिए हो मेरे भाई। नंबर है 489x 6378 और y नंबर तो ठीक है, कहाँ मिस्टेक हुआ एक बार देख लेते हैं मेरे भाई, एक बार देख लेते हैं। अगर ये नंबर 72 से डिविजिबल है, मतलब 8 और 9 दोनों से डिविजिबल है, तो आखिरी का 3 अंक 7 8
7 8 और y ये 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तो इसको 8 से भागा देंगे तो 8 9 72, कितना बचेगा 6y, तो y की जगह पर हम क्या रख दिए 4 रख दिए, y की जगह पर 4 जैसे ही रख दिए तो आपका जो है 8 से कट गया, तो y का वैल्यू तो मेरा 4 आया। अब वो पूरा नंबर 9 से भी डिविजिबल है, तो 4 8 9 x 6 3 7 8 और y की जगह पे 4 रख देंगे, ठीक है। तो ये 9 से भी डिविजिबल है, तो 9 के जगह 9 से डिविजिबल है, तो अंकों का जोड़ 9 से, अंकों का जो जोड़ होगा वो 9 से भी कटना चाहिए। तो देखो जहाँ पे 9 दिखता है उसको काट दो, 6 3 9 दिखा, काट दो, 9 को 9 से काट दो, आपका 8 और 4 12, अच्छा हम 12 7 19 जोड़ दिए ना भाई, यही गलत हो गया। 8 और 4 12, 12 और 7 19, देखो 8 और 4 12, 12 और 7 19, तो 19 19 और 8 27, तो ये तो पूरा 9 से कट गया, क्या बचा x 4, तो x प्लस 4, अगर इसको 9 से डिवाइड करना है तो x का वैल्यू 5 रखना होगा, x का वैल्यू 5, मिस्टेक हो गया था जोड़ने में, ठीक है। तो x का वैल्यू 5 आएगा, x का वैल्यू 5 आएगा तो 8 5 40 होगा, प्लस आपका 8 का वैल्यू 6 थी, x का वैल्यू 5 आएगा तो 8 5 40 और y का वैल्यू 4, ठीक है, y का वैल्यू 4 और 6 चौके 24, ठीक है, तो 64 आ जाएगा, 64 मतलब 8 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मिस्टेक हो गया था जोड़ने में। अब इस सवाल को देखिए, ये सवाल कहता है कि जब एक धनात्मक पूर्णांक n को 12 से भागा देते हैं ना, कोई एक नंबर है उसको 12 से भागा देते हैं तो शेष 5 आता है। यदि 8n² प्लस 7 को 12 से विभाजित करें तो शेष कितना आएगा। भाई अगर कोई नंबर n है, हम इसको 12 से भागा दिए तो शेष कितना आया 5 आया, तो भाई जो शेष आया ना उसी को n का वैल्यू मान लो, n का वैल्यू क्या मान लो 5 मान लो, और इस इक्वेशन में n का वैल्यू बिठा दो। n स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 25 अठे 200, 200 प्लस 7 207, और जब 207 को 12 से भागा देंगे ना भाई तब शेष कितना बचेगा, तो 12 एकम 12 8 87, 12 7 84, 3 शेष बचेगा। ये बात आपको समझ में आया, ठीक है। अब आपका जो सवाल बचा वो बिल्कुल आसान सवाल बचा, हम उसको भी बता देते हैं मेरे भाई। तो एक सवाल ये है, एक सवाल आपका ये है, आप उसको बना लीजिएगा, ठीक है, एकदम आसान सवाल है। एक सवाल ये है कि एक सवाल ये है कि 3000 और 4000 के बीच जो है आपका 30 36 और 80 से विभाजित होने वाला कौन सा नंबर है। देखो 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 मेरा भाई, अरे भैया कितना नंबर सवाल था वो, ठीक है। हाँ, 3000 और 4000 के बीच वह संख्या कौन सा है जो 30 36 और 80 से विभाजित हो जाए, किसके बीच 3000 और 4000 के बीच वो संख्या कौन सी है। तो आपको करना क्या था इस सवाल में, अब भाई 30 36 और 80 का एलसीएम निकाल लो। 30 36 और 80 का एलसीएम कितना 72 गुना 10 720, एलसीएम कितना 720। तो 720 वो नंबर है जो 30 36 और 80 से विभाजित होगा, पहला नंबर है। अब हमें यही नंबर चाहिए 3000 और 4000 के बीच, तो इसका मल्टीपल देखेंगे ना भाई। तो अगर हम इसको सीधा 5 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 7 5 3500 होता है ना, तो 3500 जो है 3000 और 4000 के बीच में है, तो 0 5 दूना 10 और 7 5 35 और 1 36, 3600 देखो 3000 और 4000 के बीच में है, तो 3600 वो संख्या है जो 30 36 और 80 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। एक सवाल और था आपका कि 3 अलग अलग सड़क चौराहे पर ट्रैफिक लाइट 24 सेकेंड 36 सेकेंड और 54 सेकेंड के बाद बदल जाता है। एकदम सिंपल सवाल है, जितना सेकेंड के बाद बदल जाता है ना उसका एलसीएम ले लो। तो 24 36 और 54, 24 36 और 54 का एलसीएम, इसका एलसीएम ले लो। इतना ही समय बाद जो है ये सब दोनों फिर से एक बार जलेगा, ठीक है। किधर गया 19 नंबर, किधर है बाबा, ठीक है। हाँ,
तो 24, 36 और 54 का एलसीएम कितना? तो भाई 216। अब 216 सेकेंड बाद ये फिर से एक साथ जलेगा और पूछा है कि अगर ये 10:15 कितना बजे, 10:15 पे कितना मिनट है भाई, टाइम दिख नहीं रहा है। अगर ये 10:15 पर एक साथ बदला था तो अगला बार कब बदलेगा? भाई तो 216 सेकेंड है ना, 216 सेकेंड को मिनट में चेंज कर दो तो 3 मिनट 6 तिहाई 3 मिनट हो जाएगा। 180 सेकेंड बराबर 3 मिनट और बच जाएगा 20 और 16 36। 3 मिनट 36 सेकेंड बाद ये फिर बदल जाएगा। तो 10:15 से 3 मिनट 36 सेकेंड जोड़ दो तो 10:18 और 36 सेकेंड पे ये फिर बदलेगा एक साथ। ठीक है, ये आपका सवाल था। अच्छा, एक सवाल और था आपका, जनसंख्या वाला परसेंटेज निकालना है, आसान है। दूसरा सवाल था आपका चीनी वाला कि 960 रुपया में वो 6 किलो अधिक खरीद सकता है सुधीर। देखिए चीनी वाला सवाल, मेरे पास ये सवाल 15 नंबर में है, आपके पास कोई भी नंबर में हो सकता है। सुधीर 960 रुपया में 6 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है अगर चीनी का दाम में 20% कमी हो गया। तो भाई 960 का 20% कितना? तो 20% मतलब 2, तो 6 दूना 12, 9 दूना 18 और 1 19, 192 रुपया में ये 6 किलो खरीदा। 6 किलो अधिक खरीदा तो 6 तिया 18 और 6 दूना 12, 32 रुपया पर केजी दाम है चीनी का घटा हुआ मूल्य। मतलब चीनी इसको कैसे पड़ा? 32 रुपया पर केजी। ठीक है, तो सारा का सारा सवाल आपको मैंने बता दिया टेस्ट वाला। पूरा का पूरा वीडियो देखिए, शुरू से लास्ट तक देखिए, ठीक है, तभी फायदा होगा। मजाक में किसी भी चीज़ को मत लीजिए, नहीं तो ज़िंदगी मजाक बन के रह जाएगा। देख रहे हैं हम इतना पसीना पसीना होके एक काम कर रहे हैं ना, हम पंखा चला सकते हैं क्योंकि आपके सामने फिर आपके कान में साउंड चला जाएगा। इतना भीषण गर्मी में हम, ये जो लाइट लगा हुआ ना मेरे माथा पे टन मारते रहता है। ठीक है, इसीलिए मेहनत करिए, पूरा शरीर पसीना से भीग गया है। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद रहेगा।